प्रॉमिस हुआ था कि कुछ भी हो Hello students, again Uday sir before you. In this chapter, we will study about an important topic, the German unification. In my last video, I have told you that after the French Revolution, in many countries, the feeling of nationalism is expanding. फ्रांस की क्रांति के बाद से यूरोप के बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा था और राष्ट्रवाद के प्रसार का सबसे जो रिजल्ट निकल रहा था वो ये था कि ऐसे देश जो किसी न किसी रीजन से डिवाइड हो गए थे, बटे हुए थे, प्रिंसली स्टेट्स में थे, दे डोंट हैव एनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल वे आर ट्राइंग टू यूनिफाई. वे एक होने का प्रयास कर रहे थे और इस प्रक्रिया में बहुत सारे देशों के बारे में ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने अपने आप को यूनिफाई किया और इसमें जर्मनी का नाम आता है, उसमें इटली का नाम आता है, बहुत सारे देश हैं. तो इस वीडियो में हम जर्मनी के यूनिफिकेशन, उसके प्रोसेस, उसके प्रॉब्लम्स और किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, इसके बारे में देखेंगे हम लोग. सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं. तो जब जर्मनी के हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे इसका एक तरह से अस्तित्व सामने आया, तो उसके लिए एक इतिहास आता है कि मेडिएवल पीरियड में अबाउट 800 AD शार्लमा, रिमाइंड दैट शार्लमा इन मेडिएवल पीरियड एंड 800 AD एक व्यक्ति ने जर्मन संघ का निर्माण किया था, एक फेडरेशन तैयार किया था और जर्मनी उसी समय अपने अस्तित्व में आया था. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो जर्मनी था बंटने लगा ड्यू टू मोनार्कियल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू एथनिक डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन जर्मनी. एंड मॉडर्न एज आते आते, आधुनिक युग में आते आते जर्मनी लगभग 300 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड हो गया और हर क्षेत्र में अपनी एक शासन व्यवस्था, हर क्षेत्र का एक तरह से अलग कानून. बट आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रसार के बाद, बेसिकली आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मनी में भी एकीकरण की भावना, एकीकरण की फीलिंग आनी शुरू हुई, नेशनलिज्म का एक्सपेंशन हुआ और इसके लिए समय समय पर प्रयास शुरू हुए. जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 1815 टू 1830 तक का जो एज था, मैटरनिक एज, 1830 में वो समाप्त हो गया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई 1830 में और दूसरी 1848 में हुई थी. तो जब जब वहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हुई उसका प्रभाव जर्मनी पर पड़ा और जर्मनी में यूनिफिकेशन के लिए प्रयास किए गए. लेकिन वहाँ के जो शासक थे उन लोगों ने इसको कुचल दिया. उसके बाद अगर अब 1848 के बाद अगर आप इस चार्ट से देखें तो फीलिंग तो बढ़ती जा रही थी. उसी बीच उसमें कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, ऐसे ऐसे जो लोग आए जिन्होंने जर्मन वासियों में मॉडर्न आइडियाज़ को एक तरह से डेवलप करना शुरू किया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, जो लिबर्टी थी, जो फ्रेटर्निटी थी, इक्वलिटी थी, ये चीज़ें उनके अंदर आती गई. एंड द जर्मन फेल्ट दैट दे शुड बी यूनाइटेड. अब ये यूनाइट होने का जो प्रयास था, एक लीडर की आवश्यकता थी. कौन लीड करे? 300 प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर इन जर्मनी दैट टाइम, बट द मोस्ट ऑफ देम, जो उसमें का सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो प्रशिया था और वहाँ के जो शासक थे वहाँ उनके मन में भी मॉडर्न आइडियाज़ आते थे. तो ऐसा लग रहा था कि जो यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसको प्रशा लीड करता और ऐसा हुआ भी. जब जर्मनी का जो चांसलर बिस्मार्क बना, ऑटो वॉन बिस्मार्क, याद रखेंगे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो एक सफल डिप्लोमेट्स था, जब वो प्रशा का चांसलर बना तो उसने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए प्रयास शुरू किए, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास शुरू किए और उसके लिए उन्होंने जो भी जर्मन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो राष्ट्रवादियों के ग्रुप थे, उनसे बात करना शुरू किया, इसके महत्व के बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की. ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक पॉलिसी फॉलो की जिसे ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहा जाता है, रक्त और लौह की नीति कहा जाता है. यानी उसका ये मानना था कि बिना सेक्रीफाइस के, बिना मिलिट्री सपोर्ट के, बिना तलवार के यूनिफिकेशन संभव नहीं है. और उसके उस समय जो शासक था प्रशा का, फ्रेडरिक विलियम था. हालांकि वो मॉडर्न आइडिया का उतना ज़्यादा पोषक नहीं था लेकिन प्रभावित था और वो एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन में था, न कोऑपरेशन उसका मिला, न अपोज मिला.
लेकिन बिस्मार्क के प्रयास से धीरे धीरे जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो एक तरह से पावरफुल होता गया, डिमांड बढ़ती गई, लोग यूनाइट होते गए। और ये जो दो क्रांतियां थी 1830 और 1848 वाली, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। और एक चीज़ इसी बीच में आती है, 1834 में जर्मनी में जोलवेली नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, जो बेसिकली जो एक वहाँ के व्यापारियों की संस्था थी, और इसका भी उद्देश्य जर्मन यूनिफिकेशन था। उसके बाद 1848 जब फ्रांस में क्रांति हुई थी और वहाँ से फ्रांस एक तरह से फिर से मॉडर्न आइडिया एक रिपब्लिक के रूप में डेवलप हुआ था, इसका सीधा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा था। और 1848 में जर्मन जो एक तरह से पार्लियामेंट थी, जिसको डाइट कहा जाता था, और इस डाइट की एक फ्रैंकफर्ट में मीटिंग हुई, और उस फ्रैंकफर्ट की मीटिंग में सभी जितने भी प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये तय किया कि जो प्रशा का चांसलर, प्रशा का जो शासक होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फ्रेडरिक विलियम, उसके नेतृत्व में ही जर्मन यूनिफिकेशन होगा। और प्रयास शुरू हुए। बिस्मार्क ने जो अगल बगल के देश थे उनके साथ संधियां की, कहीं युद्ध से तो कहीं डिप्लोमेसी से तो कहीं मैत्री से, उनको एक तरह से अपने कंट्रोल में किया। दो जो चीज़ें थी जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा बैरियर, वो थी फ्रांस और ऑस्ट्रिया। और ये दो युद्ध आप देख सकते हैं, 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच एक लड़ाई जिसको सेडोवा वार कहते हैं। सेडोवा वार में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। और देन हालांकि शुरू में जर्मनी ने या बिस्मार्क ने फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के साथ संधि कर ली थी कि वो आपस में युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी डिप्लोमेसी थी। और इंग्लैंड से दोस्ती, ऑस्ट्रिया को हराना, और अगला जो बैरियर था उसका वो था फ्रांस। और उसके लिए भी बिस्मार्क ने परिस्थितियां पैदा की, और परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फ्रांस ने स्वयं अटैक किया। नेपोलियन रूलर था वहाँ का। और लेकिन उस युद्ध में, जिसे हम लोग सेडोन वार कहते हैं 1870 में, उस युद्ध में फ्रांस की भी हार हुई, और तब तक जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हो गई थी। फ्रेडरिक विलियम के जगह कैसर विलियम आया था, जो कंप्लीटली मॉडर्न आइडिया का एक तरह से पोषक था, और वो जर्मनी की एकीकरण का भी एक तरह से समर्थक था। और इस तरह से ये प्रक्रियाएं जो चली, तो सेडोवा और सेडोन वार के बाद जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। और बिस्मार्क के इन प्रयासों के फलस्वरूप एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कैसर विलियम, जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में पूरा हो गया और जर्मनी एक नेशन स्टेट बना। एंड कैसर विलियम को, जो ये रिपब्लिक जर्मनी बनी थी, उसका फर्स्ट रूलर डिक्लेयर किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टाइमलाइन के द्वारा हमने बोर्ड पे शो किया है, आप इसे देखेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह समझेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।